सो स्टूडेंट आज हम लोग इस वीडियो में जो कि यूनिट 3 के चैप्टर 2 के ट्रांसफार्मर का है, तो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे लॉसेस इन अ ट्रांसफार्मर। तो एक ट्रांसफार्मर में कितने लॉसेस क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इससे लास्ट वीडियो में हम लोग पढ़ लिया था वोल्टेज रेगुलेशन के बारे में डिस्कस किया था। और उसके आगे पढ़ना हमको ट्रांसफार्मर एफिशिएंसी, ट्रांसफार्मर लॉसेज। तो पहले एक जनरली हम लोग समझ लेते हैं कि ट्रांसफार्मर में लॉसेज कितने प्रकार के होते हैं। तो हमने आपको बताया था कोई भी ट्रांसफार्मर जो होता है वो दो चीज़ से मिलकर बना होता है, एक वाइंडिंग से, मैग्नेटिक कोर से। तो मैग्नेटिक कोर के थ्रू होने वाले लॉस कोर लॉस या आयरन लॉस कहते हैं, बट वाइंडिंग के थ्रू होने वाली लॉसेस को कॉपर लॉस कहते हैं। तो मैग्नेटिक कोर के थ्रू होने वाले लॉस को कोर लॉस क्यों, क्योंकि उसका नाम मैग्नेटिक कोर है। आयरन लॉस क्यों, क्योंकि वो किसी आयरन के सब्सटेंस से बना होता है। वो कोर मटेरियल किसी आयरन के सब्सटेंस होता है इसलिए। और वाइंडिंग लॉसेस को कॉपर लॉसेस क्यों कहते हैं, क्योंकि जो वाइंडिंग्स होते हैं जनरली कॉपर वायर के होते हैं, इसलिए वो कॉपर लॉसेस कहलाते हैं। यहाँ पे देखेंगे लिखा हुआ है, इन अ ट्रांसफार्मर देयर आर टू टाइप्स ऑफ लॉसेज, वन ड्यू टू द कोर ऑफ द ट्रांसफार्मर एंड सेकंड ड्यू टू द वाइंडिंग ऑफ ट्रांसफार्मर। जिसको पहले को हम लोग कहते हैं कोर और आयरन लॉस, दूसरे को कहते हैं कॉपर लॉस। तो पहला जो है कोर और आयरन लॉस, तो यहाँ पे हमने बताया द लॉसेज विच अकर्स इन मैग्नेटिक कोर ऑफ ट्रांसफार्मर इज नोन एज कोर और आयरन लॉस आर फॉलोइंग टू टाइप्स, जो कि जनरली दो टाइप्स होते हैं। तो कोर लॉसेस के भी दो टाइप्स होते हैं या दो क्लासिफिकेशन होते हैं। पहले तो ट्रांसफार्मर के अंदर दो लॉस, एक को कहते हैं कोर लॉस और आयरन लॉस, दूसरे को कहते हैं कॉपर लॉस। अब कोर लॉस के अंदर भी दो लॉस होते हैं, उनमें से पहले का नाम है हिस्टैरिसीस लॉस और एक दूसरे का नाम है एडी करंट लॉस। तो पहला देखेंगे यहाँ पे लिखा है, when a magnetic material is subjected to a cycle of magnetization and energy loss takes place due to the molecular friction of the material, that is the domains of the material resist being turned first in one direction and then in other। तो कहने का मतलब जब हम मैग्नेटिक मटेरियल को हम लोग मैग्नेटाइजेशन साइकिल के अंदर प्लेस करते हैं तो एनर्जी लॉसेस टेक प्लेस। तो उसमें क्या होता है, एनर्जी लॉस प्लेस होता है किसके कारण, ड्यू टू द मॉलिक्यूलर फ्रिक्शन ऑफ द मटेरियल। तो मटेरियल जो भी आपका मैग्नेटिक मटेरियल, उसमें जो मॉलिक्यूलर फ्रिक्शन होता है उसके थ्रू हमारा क्या होता है, एनर्जी का लॉस होता है। दैट इज द डोमेन ऑफ द मटेरियल। रजिस्ट बीइंग टर्न फर्स्ट इन वन डायरेक्शन, जिसमें वो पहले एक डायरेक्शन में क्या करता है, फिर दूसरी डायरेक्शन में वो उसका फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन के कारण वो लॉस होते हैं। फिर लिखा है एनर्जी इज एक्सपेंडेड इन द मटेरियल ओवरकमिंग दिस। Energy is expended in the material overcoming the opposites. This loss in the form of heat and is called the hysteresis losses. Measured in watt, it is denoted by pH। यहाँ गलत लिखा है, वो pH होगा, ठीक।
तो पी एच इज इक्वल टू होता है मीटा बी मैक्स टू द पावर 1.6 एफ इंटू वी। इसको मेजर करते हैं वाट। तो किसी भी लॉस को हीट के फॉर्म में मेजर, किसी भी लॉस को हीट के फॉर्म में मेजर करते हैं, हीट को पावर के फॉर्म में, पावर की यूनिट होती है वाट। यहाँ बताया गया है वेयर बी मैक्स इज द मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी इन द मटेरियल, एफ इज द सप्लाई फ्रीक्वेंसी इन हर्ट्ज, वी इज द वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल इन मीटर क्यूब, and neta is the hysteresis coefficient which depends upon the volume and quality of the core material to हम बात करेंगे कि अक्सर 2 नंबर के क्वेश्चन में आता है कि हिस्टेरेसिस लॉस को किस तरह से कब किया जा सकता है। तो वहाँ पर हम लोग को ये लास्ट के 2 लाइन के बारे में लिखना होगा कि यूज दिस टाइप ऑफ लॉसेस द कोर मटेरियल इज मेड अप ऑफ सिलिकॉन स्टील। तो कभी भी अगर हमको हिस्टेरेसिस लॉस को कैसे कम किया जा सकता है तो उसके बारे में डिस्कस करता है। तो हम लोग वहाँ बताएंगे कि कोर मटेरियल में हम लोग सिलिकॉन स्टील का यूज करेंगे। तो यहाँ पे एस टी डू ई तो हिस्टेरेसिस को लॉस को समझने के लिए जनरली यहाँ पे हिस्टेरेसिस लूप को समझने तो आप हिस्टेरेसिस लूप को देखते हैं। तो हिस्टेरेसिस लूप क्या होता है, एक साइकिल होता है। जिस साइकिल में क्या होता है, वो पहले पॉजिटिव साइड में बढ़ता है, फिर वो उस पास उसके फिर वो लैग करता है, उसके पीछे से फिर वो मतलब नीचे जाकर के फिर ऊपर जाता है। इस तरह से एक साइकिल बनता है जिसको कहते हैं हिस्टेरेसिस लूप कहते हैं। तो हिस्टेरेसिस लूप क्या डिसाइड करता है कि वो कोई भी किसी भी मटेरियल का हिस्टेरेसिस लूप ये डिसाइड करता है कि वो मटेरियल कितनी ईजी वे में मैग्नेटाइज और डी में मैग्नेटाइज हो। तो उसकी पहचान ही है कि अगर किसी मटेरियल का हिस्टेरेसिस लूप बहुत ही वाइड मतलब चौड़ा होगा तो वो मटेरियल बहुत ही ज़्यादा समय लगेगा मैग्नेटाइज करने में और डीमैग्नेटाइज होने में। और अगर कोई मटेरियल एक हिस्टेरेसिस लूप बहुत ही नैरो होगा तो उस मटेरियल को बहुत ही ईजी वे में मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज किया जा सकता है। तो अब यहाँ बता रहे थे हिस्टेरेसिस प्रोसेस में कौन सा मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन प्रोसेस है। बोर्ड का मैग्नेटाइजेशन प्रोसेस और डीमैग्नेटाइजेशन प्रोसेस को किस तरीके से जानेंगे। हिस्टेरेसिस लूप जो एक डायरेक्शन में बढ़ेगा फिर वो दूसरी डायरेक्शन में बढ़ेगा, तो एक डायरेक्शन बढ़ेगा यानी कि मैग्नेटाइज होगा, फिर वो जीरो होगा, फिर जीरो से होकर दूसरे डायरेक्शन में बढ़ेगा तो उसको डीमैग्नेटाइजेशन प्रोसेस कहते हैं। तो इस तरह से जब भी कोर मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज होता है तो उस दौरान उस कोर मटेरियल के अंदर क्या होता है, मॉलिक्यूलर फ्रिक्शन मॉलिक्यूलर फ्रिक्शन होने के कारण वहाँ पर एक हीट जनरेट होता है। तो उस हीट जनरेट होने के बाद जो एनर्जी का लॉस होता है उसी लॉस को हम हिस्टेरेसिस लॉस कहते हैं, जिसको हम पी एस से डिनोट करते हैं। और इस लॉस को हम हीट के फॉर्म में कैलकुलेट करते हैं, हीट को पावर के फॉर्म में यूज करते हैं, पावर को हम लॉस के फॉर्म में यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारा एडी करंट लॉस। इसको समझिए। तो एडी करंट लॉस के बारे में एडी करंट लॉस के बारे में देखें क्या लिखा है। मैग्नेटिक मटेरियल इज सब्जेक्टेड टू अ चेंजिंग मैग्नेटिक टोटली occur in the magnetic material is the eddy current loss। जब हम लोग किसी मैग्नेटिक मटेरियल के साथ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई करते हैं तो इन एडिशन टू द हिस्टेरेसिस लॉस के अलावा भी होता है एक अनदर लॉस दैट occurs in मटेरियल। हिस्टेरेसिस लॉस इसके अलावा भी एक अनदर लॉस जो होता है वहाँ पे होता है मटेरियल के अंदर, जिसको हम लोग कहते हैं एडी करंट लॉस। तो ये होता कैसे है उसकी बात करेंगे। द चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूसेस वोल्टेज इन द कोर मटेरियल अकॉर्डिंग टू द फैराडे लॉ। तो आपको बताया तो यानी कि जो चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स है, हमने बताया था कि जो ट्रांसफार्मर होता है वो डीसी सप्लाई काम नहीं करता, वो एसी सप्लाई काम करता है। तो एसी सप्लाई देने के बाद जो वहाँ पे फ्लक्स इंड्यूस होता है वो एसी नेचर का होता है। तो चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स, तो मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने के कारण
क्या होता है, एक वोल्टेज इंड्यूस होता है कोर मटेरियल कैरिंग अकॉर्डिंग टू द फैराडे लॉ के कारण। तो सिंस द मटेरियल इज कंडक्टिंग these induces voltage circulate a current within the body of the material। तो उसके कारण क्या होता है, since the material is conducting these induced voltage, तो इससे क्या करता है कंडक्ट होता है इस वोल्टेज के कारण आउट से वोल्ट सर्कुलेट करंट्स विद इन द मटेरियल बॉडी। और उसके कारण क्या होता है, उस इंड्यूस वोल्टेज के कारण क्या होता है, उस मटेरियल बॉडी के अंदर करंट सर्कुलेट करने लगता है। ठीक, दिस इंड्यूस करंट डू नॉट यूजफुल वर्क। तो इस इंड्यूस करंट का कोई यूजफुल वर्क नहीं होता है। वर्क आर नोन एज एडी करंट, जिसको हम लोग एडी करंट के नाम से जानते हैं। ठीक, इंड्यूस होने वाले का जो बॉडी के अंदर सर्कुलेट, उसका कोई यूज वो बहुत यूजफुल नहीं होता, यूजफुल वर्क में नहीं आता है, जिसको हम लोग एडी करंट के नाम से जानते हैं। द करंट्स डेवलप्स आई स्क्वायर्स इन द मटेरियल, दिस सच टाइप ऑफ लॉस इज नोन एज एडी करंट लॉस। इस टाइप के मटेरियल, इस टाइप के ही लॉस को हम लोग क्या कहते हैं, एडी करंट लॉस कहते हैं। इट इज़ आल्सो मेजर इन वाट, जिसको हम लोग मेजर करते हैं वाट में, और डिनोटेड बाई पी, जिसको डिनोट करते हैं पी से। ठीक, तो यहाँ पे देखेंगे कि पी के लिए भी, पी की कैलकुलेशन के लिए भी एक फार्मूला है, जिसको हम लोग लिखते हैं पी इज इक्वल टू के ई क्या करना, पी मैक्स टू द होल स्क्वायर, पी मैक्स का होल स्क्वायर एफ स्क्वायर टी स्क्वायर इंटू वी, जिसको हमने बताया था कभी भी लॉस को मेजर करते हैं तो फॉर्म में हीट को मेजर करते हैं, पावर को मेजर करते हैं। इसलिए यहाँ पे एडी करंट लॉस का की यूनिट वाट लिखा गया है। तो बात करेंगे वेयर के ई इज द एडी करंट कोफिशिएंट विच डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। तो पी क्या है आपका, एडी करंट लॉस, एडी करंट विच डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी ऑफ द, जो कि डिपेंड करेगा मैग्नेटिक मटेरियल की क्वालिटी पर। I max is the maximum flux density of the magnetic material in Weber per meter square। I max क्या है, मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी है पाई मैक्स, सॉरी बी मैक्स, बी मैक्स क्या है, एक मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी ऑफ द मैग्नेटिक, इसको हम वेबर पर मीटर स्क्वायर में करते हैं। मेरी बात करें एफ क्या है, अब इधर सप्लाई फ्रीक्वेंसी इन हर्ट्ज, ई क्या है, थिकनेस ऑफ द लेमिनेशन मीटर, ये है थिकनेस ऑफ द, थिकनेस हमने क्या बताया, मतलब लेमिनेशन को क्या बताया था, जो हमने बताया था ये कोर होते हैं तो सॉलिड स्ट्रक्चर में वो क्या होता है कि प्लेट्स में डिवाइड होता है। तो प्लेटों को एक दूसरे से, मतलब एक दूसरे से टाई अप करने के लिए उनको लेमिनेट किया जाता है। तो जो लेमिनेट का जो थिकनेस होता है लेमिनेशन का, उसको टी रिप्रेजेंट करता है। वी वी इज द, जो हमने बताया था थिकनेस किससे, 1219 जैसे मटेरियल जैसे उससे किया जाता है। तो वी क्या वैल्यू वहाँ पर मैग्नेटिक कोर इन मीटर, तो वी क्या है वैल्यू है मैग्नेटिक कोर का इन मीटर क्यूब। The eddy current loss is reduced by splitting the solid blocks into thin sheets। तो कभी कभी ये भी क्वेश्चन आता है एडी करंट लॉस को कैसे करें, हाउ टू रिड्यूस द एडी करंट लॉस। तो एडी करंट को लॉस को कम करने के लिए क्या क्या स्टेप लिया गया, हमें बताया कि जो ट्रांसफार्मर को मैग्नेटिक कोर का स्ट्रक्चर वो कोई सॉलिड ब्लॉक नहीं होता, जबकि वो थिन प्लेट में डिवाइड होता है। तो यहीं पे बताया जा रहा है कि एडी करंट लॉस इज रिड्यूस्ड बाय स्प्लिटिंग द सॉलिड ब्लॉक्स, जो सॉलिड ब्लॉक उसको स्प्लिट किया जाता है थिन शीट्स में, कॉल्ड द थिन शीट्स कॉल्ड लेमिनेशन इन planes parallel to the magnetic flux, and each lamination is insulated from at her by layer of varnish। जो को हमने बताया कि जो हर जो सारे थिंग्स प्लेट हैं उनको एक दूसरे से क्या क्या लेमिनेट किया जाता है बाय द लेयर ऑफ वार्निश, वार्निश के लेयर के थ्रू। द कम्बिनेशन ऑफ दीज लॉसेज इज नोन एज आयरन लॉस। जो आयरन जो एडी करंट लॉस और डिस्टर्स की कम्बिनेशन को आयरन लॉस और कॉपर लॉस और ये कोर लॉस कहते हैं। इसकी कम्बिनेशन को
हिस्टैरिसीस लॉस और एडी करंट लॉस के कॉम्बिनेशन को ही अभी क्या कहते हैं, कोर लॉस और आयरन लॉस। आयरन लॉस इज आल्सो नोन एज अ कांस्टेंट लॉस और अ सिंगल फेज ट्रांसफार्मर। तो आयरन लॉस को हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट लॉस कहते हैं किसी भी सिंगल फेज ट्रांसफार्मर। तो इसको कांस्टेंट लॉस के क्योंकि ये ट्रांसफार्मर किस पर्टिकुलर लोड के लिए डिजाइन हो जाता है, कि उस पर्टिकुलर लोड के लिए जो जिस भी कोई मटेरियल का यूज होना है, जितने भी नंबर ऑफ थिंग्स या इसके एलिमिनेशन का जो भी डिजाइन है कितने से वो एक बार डिसाइड करना होगा कि वो लोड के चेंज होने से उस कोई मटेरियल का न तो डिस्प्ले के डिजाइन बदलेगा, न तो उस कोई मटेरियल न तो उसमें कोई मटेरियल बदलेगा, न तो उसमें थिकनेस बदलेगी। तो इस तरह से मतलब डिजाइन में एक ट्रांसफार्मर डिजाइन हो, उसके कोर में कोई किसी भी प्रकार की कोई चेंजिंग नहीं की जा सकती। तो जब वो डिजाइन में या तो किसी प्रकार की चेंजिंग नहीं की जा सकती, तो उस मैग्नेटिक कोर से जो भी लॉसेज हो रहा है, हिस्टैरिसीस लॉस के कारण और लॉस के कारण, वो लॉस क्या होंगे, सेम होंगे हर लोड में। जब सेम होंगे हर लोड में तो उसी उस लॉस को क्या कहते हैं, कांस्टेंट लॉस कहते हैं। तो एडी करंट लॉस को फिर से आपको समझ में आ रहा है कि एडी करंट लॉस क्या होता है। एक्चुअल में ये जब हम यूज करते हैं कोर के थ्रू जो है कोर के थ्रू जो हमारा ऑपरेशन रिलेटेड फ्लक्स सर्कुलेट करता है, तो उस अल्टरनेटिंग फ्लक्स लिखा है इसमें मैक्सिमम कोर होता है। तो फाइबर के पास में यूज होता है, उसमें ये वोल्टेज के कारण हम उसको करंट सर्किट करने लगते हैं, क्योंकि कोई प्रॉब्लम नहीं किया होता है, तो वो यूजफुल करंट नहीं होता है, उनको किसी का यूजफुल करंट नहीं होता है, जिस करंट को एडी करंट कहते हैं। उस करंट के थ्रू और मटेरियल बॉडी के रेजिस्टेंस के थ्रू क्या होता है, एक आइसोलेट लॉस इस तरह से जो आयरन और कोर लॉस है वो क्या है, समेशन है किसका, हिस्टैरिसीस लॉस और एडी करंट लॉस को। अब बात करेंगे हम लोग कॉपर लॉस का। कॉपर लॉस क्या था, तो कॉपर लॉस अभी हमने आपको शुरू में डिस्कस किया था कि ट्रांसफार्मर दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, एक होता है मैग्नेटिक कोर, एक होता है वाइंडिंग। तो जो कोर के थ्रू होता है लॉस, उसी को कोर लॉस और आयरन लॉस कहते हैं। जो वाइंडिंग के थ्रू होता है उसी को हम कॉपर लॉस कहते हैं। तो कॉपर लॉस इसलिए कहते हैं कि जो ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग होती है जनरली कॉपर वायर की बनी, इसलिए उसको कॉपर लॉस कहते हैं, कॉपर लॉस करते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे। तो लिखा द लॉस अकर ड्यू टू वाइंडिंग रेजिस्टेंस ऑफ अ सिंगल फेज ट्रांसफार्मर in the form of heat I square R is known as copper loss. The loss occurred due to the widening resistance of a single phase transformer in the form of heat I square is known. तो यहाँ पे सिंपली वही बात लिखा हुआ है कि जो भी लॉस हमारा वाइंडिंग रेजिस्टेंस के थ्रू हो रहा है उसी आई स्क्वायर के फॉर्म में उसी को हम लोग कॉपर लॉस कहते हैं। इट इज डिनोटेड बाय पीसी, इसको डिनोट करते हैं पीसी से मीटर के बाद वाट में। तो बार बार आपको बताया जा रहा है कि जो भी लॉस होगा
ये हीट के फॉर्म में कैलकुलेट हुआ, हीट पावर के फॉर्म में, पावर वाट के फॉर्म में, इसलिए उसको इस लॉस को भी वाट के फॉर्म में मेजर करें। अब हम बात करेंगे जिसको हम पी सी से यूज करते हैं, तो वेयर पी सी जो इक्वल टू होता है I2 स्क्वायर RE2। दिस लॉस इज आल्सो नोन एज वेरिएबल लॉस ऑफ अ सिंगल फेज ट्रांसफार्मर। तो पी सी को क्या लिखा है I2 स्क्वायर RE2, तो I2 क्या होता है, I2 मतलब सेकेंडरी साइड का करंट, और RE2 मतलब ऊपर हमने आपको पीछे बताया था वोल्टेज रेगुलेशन में RE2 को क्या कहते हैं, देन प्राइमरी साइड एंड प्राइमरी वाइंडिंग रेजिस्टेंस इक्वल टू द सेकेंडरी वाइंडिंग and then equivalent resistance of that primary secondary wire in match incremental RE2। अब यहाँ पे लिखा गया है जो कॉपर लॉस होता है उसको वेरिएबल लॉस होता है। मैं पिछले में बताया क्योंकि आपको अक्सर देखने पूछा जाता है कि ट्रांसफार्मर के किस लॉस को कांस्टेंट लॉस करते हैं और ट्रांसफार्मर के किस लॉस को वेरिएबल लॉस करते हैं। कांस्टेंट लॉस को कहते हैं कोर लॉस या आयरन लॉस में सिलेंडर, और वेरिएबल लॉस कॉपर लॉस को कहते हैं। आप इसके बारे में नोटिस कर सकते हैं। तो कल हमने बताया कि कोर लॉस आयरन लॉस को कहते हैं, कॉपर लॉस को वेरिएबल लॉस कहते हैं। तो बात करेंगे इसको वेरिएबल लॉस को कहते हैं। अब हम बात करेंगे कि हम लोग जो कॉपर लॉस मेजर करेंगे किससे मेजर कर रहे हैं, I2 स्क्वायर RE2 से मेजर करें। तो I2 क्या है, सेकेंडरी साइड का करंट, I2 क्या सेकेंडरी साइड का करंट, जो लोड होता है वो हमारा क्या होता है, सेकेंडरी साइड में ही कनेक्ट होता है। तो अब बात करेंगे तो लोड मतलब जो इम्पीडेंस, तो जो लोड होता है वो सेकेंडरी साइड में कनेक्ट होता है। तो हमने बताया कि ट्रांसफार्मर में इसे एक पर्टिकुलर लोड के लिए डिज़ाइन किया जाता है कि जिसको जिस लोड पर डिज़ाइन किया जाता है और उस लोड के अंदर उस लोड तक ही वो बियर कर सकते, उससे ऊपर की लोड को बियर कर सकते। तो लोड हमने अपने सेकेंडरी साइड में बात करना तो हमने तो डिस्कस किया कि जिस लोड के लिए डिज़ाइन होता है, तो कहने मतलब अगर वो 1000 की बात के लिए डिज़ाइन होता है तो ज़रूरी नहीं है जो दिन के 24 घंटे होते हैं उस 24 घंटे में उस पर चौबीसों घंटे 1000 वाट का लोड काम करे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। क्योंकि आप जनरली अपने अपने घरों में ही समझ लीजिए कि आपके घर में अगर 5 फैन हैं तो ज़रूरी नहीं कि पाँचों फैन आप 24 घंटे आपकी ज़रूरत के अनुसार 2 फैन चलाते हैं, 3 चलाते हैं, कभी 4 चलाते हैं, कभी 5 चलाते हैं। तो यानी कि देखने हमको बस इतना समझना है कि दिन के 24 घंटे में हम अपनी ज़रूरत के अनुसार अपने जो मतलब डोमेस्टिक इक्विपमेंट है, डोमेस्टिक इक्विपमेंट मतलब इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है, उसको हम यूज़ करते हैं। तो कभी दिन में दोनों पंखा यूज़ करते हैं, कभी चारों पंखा यूज़ करते हैं, कभी पाँचों यूज़ करते हैं। तो इसका कहने का मतलब ये है कि कभी भी जो लोड है 24 घंटे के लिए एक समान नहीं होता है। जब घर में ये चीज़ हो रहा है तो ट्रांसफार्मर क्या करता है कि हर डेली डोमेस्टिक लेवल पे क्या करते हैं उसको सप्लाई करता है। तो जब हम अपने ही घर में ये देख रहे हैं कि हम 24 घंटे लोड को इक्वल नहीं रख पा रहे हैं, एक समान नहीं रख पा रहे हैं, तो इस तरीके से हर घरों में जो लोड लगा हुआ है फैन, ट्यूबलाइट, टीवी और मशीन्स के रूप में, तो क्या होते हैं कि वो समय समय के अनुसार वैरी करते हैं। कि जब वो समय समय के अनुसार वैरी करते हैं तो जो ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी है उसका लोड डालते हैं जहाँ से हम सप्लाई लेते हैं, तो क्या होता है 24 घंटे में वो वैरी करता रहता है। तो जब लोड वैरी करेगा तो लोड मतलब हमें बार बार पता है जेड, तो इसी सर्किल में आई और जेड में क्या रिलेशन है, आई इज इक्वल टू V/0। तो जब जेड वैरी करेगा तो आई और जेड क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। अगर जेड वैरी करेगा तो आई भी वैरी करेगा। और जेड होगा कहाँ, ट्रांसफार्मर में कनेक्ट सेकेंडरी साइड में। सेकेंडरी साइड में जब उसको कनेक्ट करेंगे तो इस तरह से हमारा क्या होगा, वो लोड वैरी करेगा। जब लोड वैरी करेगा तो लोड वैरी करने के बाद जो सेकेंडरी करंट I2 है वो भी वैरी करेगा। उसके वैरी होने के कारण PC इक्वल टू जो इस पर RE2 लिखे हैं वो भी हमारा वैरी करेगा। और जब वो वैरी करेगा तो इस तरीके से जो
कॉपर लॉस होगा पीसी वो वैरी करेगा, इसलिए ट्रांसफार्मर के कॉपर लॉस को वेरिएबल लॉस भी कहते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांसफार्मर इफिशियंसी, तो इसको हम लोग फ्रेंड्स स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।